सो हेलो गाइस, कैसे हो, क्या हाल चाल। इसी के साथ आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 3 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। आई होप आपने इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स देख लिए हैं और आपको बहुत मजा आ रहा है इस चैप्टर में और आप बहुत ज्यादा उत्साहित है इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। चलिए आपके साथ अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आपने जब मेरे प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आप जानते होंगे कि हम एक चैप्टर खत्म करने से मतलब एक लेक्चर जो हम लेते हैं उससे पहले हम पुराना रिवाइज करते हैं। तो आर यू रेडी फॉर रिवीजन विद मोनू सर? आई होप आप तैयार होंगे रिवीजन के लिए। तो हमने एक वर्ड टर्म पढ़ी थी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अब देखिए, न्यूरोमस्कुलर, न्यूरो प्लस मस्कुलर, न्यूरॉन का रिलेटेड है न्यूरॉन से और मस्कुलर रिलेटेड है मसल से। देखिए न्यूरॉन जो है बहुत टाइप्स के होते हैं, अभी हम उसे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं बता रहा हूं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एक मोटर न्यूरॉन होती है, उसकी नर्व एंडिंग और एक मसल्स जो होती है जो रिस्पॉन्स करने वाली होती है, जब वो दोनों आपस में मिलते हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हम कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल्स टू बी रिस्पॉन्स इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, ये सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर में भी मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए आप इसे समझना होगा तो ऐसा अगर आप समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना आप हमारे लेक्चर सेकंड में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं, मोटर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को हम कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है कि हमारे सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेके जाता है सीएनएस तक। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कहता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, मोटर न्यूरॉन का काम है कि इंफॉर्मेशन को सीएनएस से मसल तक लेके जाना। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। और रिले न्यूरॉन का काम है कि दोनों में सिग्नल्स को पास करना। सेंसरी न्यूरॉन लेके आया और यहाँ मोटर न्यूरॉन है और यहाँ बीच में रिले न्यूरॉन है, उसने इंफॉर्मेशन ली सेंसरी न्यूरॉन से और पास कर दी मोटर न्यूरॉन को, और वो मसल के पास जाके अपना रिस्पॉन्स करवा दिया। ठीक है, हमने ये इतना समझ लिया कि 3 टाइप्स के न्यूरॉन के बारे में। हम देखते हैं कि उसके बाद हमने देखा वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अब वॉलंटरी एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक मैं आपको ऐसे करना हूं, मतलब अपने इस मसल्स को कंट्रोल कर सकता हूं, बाइसेप ट्राइसेप इन सबको। इनवॉलंटरी एक्शन में हम उसको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें हमारे पेट के मसल्स आ गए, मतलब इस हम कह सकते हैं सेल्स ऑफ आवर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आ गए। और मैं कहूं अगर बात को रिफ्लेक्स एक्शन में, तो उसको भी हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखिए जो वॉलंटरी एक्शन होता है उसमें थिंकिंग जो है इन्वॉल्व होती है। अब हम बात करें इनवॉलंटरी एक्शन की, इसमें थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्वड। स्पाइनल, अब हम जो बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन की, उसमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। अब इनवॉलंटरी एक्शन जो है और वॉलंटरी एक्शन, उन दोनों में ब्रेन इंक्लूडेड होता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो अब एक बार देखिए हम रिफ्लेक्स एक्शन का साइनिफिकेशंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है रिफ्लेक्स एक्शन की हमारे लाइफ में। तो हम देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है, it is a very rapid action, so it makes the animals enables to respond the harmful stimulus as well as possible। मतलब ये जो है बच्चों बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन होता है और ये एनिमल बॉडी में होता है। इसका ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि कोई हार्मफुल स्टिमुलस है, जैसे कि समझ लीजिए हमने गर्म पानी में हाथ डाला तो हम तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के पास गए, जैसे तार, हमको हल्का सा करंट का झटका लगता है, अपने आप हाथ पीछे हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, और ये हमें बहुत सारे हार्मफुल स्टिमुलस से बचाता है, जो कि हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। वरना अगर हमको हमारा हाथ अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन ना हो तो हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। तो ये एक एनिमल को इस लायक बनाता है कि वो अपना बचाव कर सके। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, नॉर्मली हम बात करें तो इट इज अ रैपिड, अनकॉन्शियस एंड इमीडिएट ऑटोमेटिक एक्शन which provides in the response to stimulus, harmful stimulus। ये एक बहुत ज्यादा रैपिड, मतलब जल्दी होने वाला, बिना सोचे समझे अपने आप ऑटोमेटिक होने वाला एक्शन है जो कि ह्यूमंस को बचाता है। हम इतना समझ चुके हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, अब इसका मैं बताऊं आपको, तो द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन न्यूरॉन, क्या मैंने बोला, द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन नर्व इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। मतलब वह रास्ता जो कि नर्व इंपल्स द्वारा तय किया जाता है जब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है, वो रास्ता क्या है बच्चों की, सेंसरी रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के पास गया। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन के पास वो लेके गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में क्या था, रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन के पास, क्या मोटर न्यूरॉन ने अब उसको मसल्स के पास भेज दिया इंफॉर्मेशन को।
तो यही है। अब इसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे कि हमारे बॉडी में ये नर्व इंपल्स ट्रांसफर कैसे होती है। तो सबसे पहले सेंसरी रिसेप्टर्स उसको कैच करते हैं, फिर डेंड्राइट सेंसरी रिसेप्टर्स उसको कैच करते हैं और हमारे जो न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन जाती है और वो सेल बॉडी में उस इंफॉर्मेशन को भेजता है। फिर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी सेल बॉडी में और नर्व इंपल्स जनरेट होती है। फिर नर्व इंपल्स सेल बॉडी से होके कहां जाता है, एक्सॉन में। एक्सॉन से नर्व एंडिंग पे हो जाता है और वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है तो और साइनेप्स को पार करने के लिए हो जाता है। तो हमने ये समझ, और जैसे कि मैं आपको बताऊं इसमें कि पहले मैंने क्या बताया कि डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन ले ली सेंसरी न्यूरॉन के, वो उसको पहले कहां लेके गया, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों ये था, हाउ डज द रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले क्या हुआ, सेंसरी रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन मिली, वो उसको स्पाइनल कॉर्ड में लेके गया, स्पाइनल कॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन रिले न्यूरॉन के पास गई, रिले न्यूरॉन ने उन दोनों मतलब एक्सचेंज कर दिया इंफॉर्मेशन का मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन मसल के पास लेके गया और मसल ने अपना तुरंत एक्शन कर दिया। इतना समझ गए। अब एक था व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन। ठीक है, रोल क्या है ब्रेन का इन द रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, ये जो मैंने आपको रास्ता बताया कि सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड में लेके गया, फिर रिले न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन को दिया, मोटर न्यूरॉन ने मसल को दिया, इसमें ब्रेन कहीं आया ही नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है हमेशा पहुंचती है ब्रेन तक आफ्टर सम टाइम। और वो पहुंचती क्यों है, क्योंकि ये मदद करता है हमारी बॉडी को उस इवेंट को रिकॉर्ड कर लेने में। और जब भी हमारे पास इन द फ्यूचर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा दिमाग पहले से उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करके हम लोगों को बचा लेता है। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, क्या, ह्यूमन ब्रेन। सो आई होप आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर करने में। और ये टॉपिक आज हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हम क्या कह सकते हैं ह्यूमन ब्रेन को, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि ह्यूमन ब्रेन क्या है। हम कह सकते हैं द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द ब्रेन। मतलब हमारा ब्रेन जो है एक मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है, एक मतलब ऐसी जगह है जहां हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है ब्रेन के द्वारा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, द मेन कोऑर्डिनेशन, द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर of whole human body is known as brain। तो मैंने आपको क्या बताया, दिमाग क्या है, हमारा मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है। मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर मतलब हमारे बॉडी के जितने कार्य हैं, जितनी गतिविधियां हो रही है हमारी बॉडी के द्वारा, जैसे कि लाइक मैं चल रहा हूं, मैं जंपिंग कर रहा हूं, हाथ उठा रहा हूं, हाथ नीचे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, सब किसके द्वारा हो रहा है, मेरे दिमाग के द्वारा। इसलिए मैं कह सकता हूं ये मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे सारा काम होने के लिए हम पहले सोचते हैं और उसके बाद काम होता है। तो मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है हमारे पूरे होल ह्यूमन बॉडी का। अब देखें तो ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है ये डिवाइडेड है। क्या है ये, डिवाइडेड है। डिवाइडेड कितने पार्ट्स में है ये देखिए आप, ब्रेन जो किसमें डिवाइडेड है। अब हम देखें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया कि ह्यूमन ब्रेन जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन मतलब आगे का हिस्सा, मिड ब्रेन मतलब बीच का, और हिंड ब्रेन मतलब पीछे का। अब देखा जाए फोर ब्रेन जो है हम कह सकते हैं इसको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये बच्चों लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। और मिड ब्रेन क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और हिंड ब्रेन जो है मीडियम पार्ट हम बोल सकते हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन ब्रेन को हमने समझ लिया, द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द होल ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ब्रेन। अब ब्रेन है जो फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे का हिस्सा और इसके लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, तो ये आप याद रखिएगा, मिड ब्रेन के सबसे छोटा हिस्सा और हिंड ब्रेन
मतलब मीडियम हिस्सा है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको राइट डाउन कीजिए कॉपी में, फिर हम फर्दर आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो आई होप आपने इसे कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने हमारा ब्रेन देखा होगा, आप मोबाइल में भी जाके सर्च कीजिएगा मेरे लेक्चर के बाद, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में आप देखेंगे कि ऐसे 2 हेमिस्फीयर होते हैं। जो हमारा ब्रेन है ऐसे हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, ठीक है, 2। ओके, हमारा ब्रेन जो है, मतलब अगर मैं अच्छे से अगर बनाऊं ऐसे ऐसे बिल्कुल जैसा आप लोग चाहते हैं, ठीक है भाई, मतलब उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। समझ लीजिए ये मेरा ब्रेन है। देखिए ये ना स्फीयर आप किसको कहते हैं, एक ऐसा मतलब समझ लीजिए सर्कल है, उसको हम स्फीयर कह रहे हैं। ओके, और जब इसको 2 पार्ट्स में हमने कट कर दिया तो मतलब आधा आधा हो गया ना, ये आधा ये आधा ये, तो इसको कहा जाता है हेमिस्फीयर। क्या? हेमिस्फीयर। ओके, तो ये 2 हेमिस्फीयर पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। ओके, तो हम और इसके बीच में बच्चों एक चीज होती है, कॉर्पस कैलोसम। ये इसको अटैच करते हैं दोनों पार्ट्स को, मतलब कह सकते हैं कि यहां से समझ लीजिए हुक होता है, दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। तो इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं खाली आपको बता रहा था। यहां हम लिख देंगे कॉर्पस कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम is the part of the brain which joints right hemisphere and left hemisphere. Right hemisphere and left hemisphere. ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमारा ब्रेन जो है 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, और एक कॉर्पस कैलोसम नाम का एक चीज होता है, मतलब एक पार्ट है हम कह सकते हैं, जो कि राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ता है। तो इसको पहले राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम फर्दर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसको मिटाते हुए हम एक टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम आते हैं फोर ब्रेन पे। फोर ब्रेन मैंने आपको बता दिया था कि लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये देखिए फोर ब्रेन, ठीक है। आप देखिए फोर ब्रेन है ये। अब इसके भी फर्दर डिविजन्स हैं, ये देखिए क्या है ये, सेरिब्रम, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब इसके बाद एक मिनट, ये मार्कर थोड़ा चल रहा है, रुकिए एक मिनट। चलिए ठीक है, उतना हम लिख सकते हैं। अब सेरिब्रम, थैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। आई होप समझ चुके होंगे आप इतना। इन दोनों को मिला के बोला जाता है डायनसेफेलॉन। तो आप इतना समझ चुके हैं, हमारे बॉडी में हमारा जो ब्रेन है उसके और 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और फोर ब्रेन जो है जिसके सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के कहा जाता है डायनसेफेलॉन। अब यहाँ पे अगर मैं जगह है तो मैं सेरिब्रम के बारे में लिख दे रहा हूं। सेरिब्रम का काम क्या होता है, हम कह सकते हैं सीट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, मतलब हमारे दिमाग में जो भी काम होते हैं वो इसके वजह से ही होते हैं। मेंटल एबिलिटीज, कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है किसको, थिंकिंग। अभी जैसे कि आपके दिमाग में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसका हो सकता है कुछ आप सोच रहे हो, कुछ आपको कहीं कॉम्पिटिशनों में जाते हैं तो आप स्पीच तैयार करते हैं बोलने के लिए, तो वो सब काम होता है। आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जीके में, तो वो सब किसकी मदद से होता है, सेरिब्रम की मदद से।
सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज कंट्रोल थिंकिंग, स्पीच, ठीक है, रीजनिंग, ओके। ये क्या होता है? सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज कंट्रोल थिंकिंग, स्पीच, रीजनिंग एंड रिसीविंग। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने जो पढ़ा है फोर ब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन दोनों को मिला के हाइपो का मतलब होता है बच्चों बिलो। ये जो थैलेमस होता है ना, स्ट्रक्चर जो होता है हमारे ब्रेन में, उसके नीचे ही होता है हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो। हाइपो का मतलब होता है बिलो, मतलब नीचे। सेरिब्रम आप समझ चुके होंगे, हमारे दिमाग में जितना भी सोचने का काम होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, स्पीच देते हैं कहीं पे सोच के, तो वो सब सेरिब्रम की मदद से होता है। तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हम एक और चीज देखें तो क्या करता है? इंटरप्रेट्स sensations and respond to heat, hot, cold or pain and pain। मतलब मैंने क्या लिखा, जो हमारे पार्ट का, ये जो हमारे ब्रेन में पार्ट है सेरिब्रम, वो एक और काम करता है। ये जो सेंसेशन होता है, मतलब हमने कोई हॉट चीज टच कर ली, हमको पता लग रही है चीज हॉट है, हमने किसी चीज को टच किया, हमको पता लग गया वो कोल्ड है, हमको किसी ने मारा, हमको दर्द हो रहा है, तो हमें जो पता लग रहा है ना, फीलिंग हो रही है दर्द की, वो सेरिब्रम की वजह से हो रही है। तो चलिए हमने इतना कर लिया। तो हमने फोर ब्रेन में सेरिब्रम को अच्छे से समझ लिया। अब बात है किसको समझने की? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो आपके लिए एक अच्छी चीज है कि आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है। थैलेमस को आप कह सकते हैं रिले स्टेशन। रिले स्टेशन जहां पे, जो मैंने बताया था, सिग्नल्स के एक्सचेंज होता है, उस जगह कहते हैं रिले स्टेशन। और इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसको मास्टर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए। ठीक है, आप इतना समझ चुके हैं। अब इसका हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? जो हमको लगती है भूख, प्यास, हंगर, थ्रस्ट, नींद आती है, और टेम्परेचर की गर्मी है, ठंडी है, उस सब को भी पता करने में ये हमारी मदद करता है। तो अभी तक हमने क्या देखा फोर ब्रेन में, कि हमने पढ़ा सेरिब्रम, और इसमें हमने देखा थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस का काम क्या होता है? रिले स्टेशन है, ये एक जगह है रिले स्टेशन। रिले स्टेशन आप समझ ही होंगे। रिले मतलब रिले न्यूरॉन, मैंने आपको बताया। तो रिले न्यूरॉन कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन का काम क्या होता है? कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। तो जिस जगह पे रिले न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, उस जगह को रिले स्टेशन कहा जाता है। और रिले स्टेशन किसको कहा जाता है? थैलेमस को। ओके। और हाइपोथैलेमस जो हमारे दिमाग का पार्ट है, इसको मास्टर और मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों कहते हैं। और इसका काम क्या होता है बच्चों? हमको जब भूख लगती है, हमें पता लग रहा है कि हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, गला सूखने लगता है, नींद आती है, हमें पता है आज गर्मी है, ठंडी है, तो ये हमें कैसे पता लग रहा है? हाइपोथैलेमस की मदद से। तो अब एक चीज देखें बच्चों, हमने फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब तीन पार्ट्स के पार्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ फोर ब्रेन ही एक ऐसा है जिसके पार्ट्स हैं, इसलिए आप खुश हो जाइए, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन में जो हमने सेरिब्रम पढ़ा, सेरिब्रम, सेरिब्रम के भी पार्ट्स हैं फर्दर। देखिए क्या है, फ्रंट, यहां अच्छे लाइन से लिखते हैं, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। बच्चों मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जितना मैं आपको समझा सकूं। बाकी आप अगर इमेज देखना चाहते हो तो गूगल पे जाकर देख सकते हैं। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब।
टेम्पोरल लोब। ओके, और यहां इसके कहा जाता है ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। आप देखिए मैं आपको अपने एग्जाम्पल समझाता हूं। ये है मेरा स्कल, यहां पे मेरे ब्रेन है। ओके, तो मैंने बताया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब ये आगे का मतलब ऊपर का जितना हिस्सा है, ठीक है। ओके, आप इतना समझ गए। इसमें मैंने बताया सेरिब्रम पार्ट है उसका फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब मतलब बच्चों मेरे फोर हेड है ना, फोर हेड जो है यहां पे जो मेरे ब्रेन का हिस्सा होगा उसको कहूंगा मैं क्या, फ्रंटल लोब। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे। और पैराइटल लोब कहां होता है, पैराइटल लोब बच्चों यहां, समझ रहे हो कहां, यहां ऊपर के साइड, ये होता है पैराइटल लोब। और हमारा ऑसिपिटल लोब ये देखिए यहां पे पीछे के साइड, ये हमारा यहां मेरा ऑसिपिटल लोब है। ओके, और टेम्पोरल लोब कहां है, ये कान के पास, ये कान के पास के जो दो एरिया है इनको कहा जाता है ऑसिपिटल लोब। आई होप आपको क्लियर होगा। या फिर अगर मैं डायग्राम की मदद से आपको उतने अच्छे से तो मतलब नहीं बता पाऊंगा। समझ लीजिए ये ह्यूमन का ब्रेन है। एक मिनट, ये समझ लीजिए कि सर है ह्यूमन का, तो आगे का क्या है, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। ये कान के पास यहां होता है ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। या ऊपर के साइड क्या होगा, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। और इसके सर के पीछे यहां के साइड होगा क्या, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। मैंने आपको अपने एग्जांपल से बता दिया, ये ड्राइंग की मदद से उतना अच्छा क्लियर तो नहीं हुआ होगा, लेकिन बस एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई होगी। पहले आप इनको नोट कीजिए, फिर हम इनके फंक्शंस पढ़ते हैं कि इनके फंक्शंस क्या है। तो चलिए अब देख लेते हैं। अब फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड, कुछ ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड जो मतलब हमारे दिमाग में कोई चीज सोचते हैं हम, किसी भी चीज की प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग। और सेल्फ कंट्रोल हम लिख सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल, वो फ्रंटल लोब की मदद से होता है। अब पैराइटल लोब से, आप पैराइटल नाम है, आपने सुना है पेरेंट्स पैराइटल, पेरेंट्स पैराइटल दोनों सेम सेम है। पेरेंट्स ज्यादातर बच्चों के लिए किस चीज के लिए चिंता रहते हैं, बताइए, उनके टेस्ट के लिए। मम्मी जो है बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है, हमको टेस्ट प्रोवाइड करती है, तो हम इससे मतलब याद करने की ट्रिक है कि पेरेंट्स है पैराइटल, और टेस्ट हमें देती है, टेस्ट हमको प्यार देती है, टच। और क्या, आप जल्दी जल्दी बताइए कि और क्या हमें मिलता है अपने पेरेंट्स से, टेस्ट हो गया, टच हो गया। मैं आपको बताऊं तो टेस्ट, टच एंड हम टेम्परेचर ख्याल रखते हैं कि मतलब टेम्परेचर से मतलब आप समझ रहे हैं कि टेम्परेचर से मतलब है कि जब हमको जरूरत पड़ती है किसी चीज की, जैसे कि जब हम किसी चीज के लिए बेकार में जिद करते हैं तो वो हमें मारते भी हैं, मतलब कभी गुस्सा भी दिखाते हैं, गुस्सा का गर्मी समझ लीजिए, गुस्सा दिखाते हैं। और जैसे कि अगर और कभी कभी हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसको कोल्डनेस समझ लीजिए, मतलब टेम्परेचर का भी हमारे ख्याल रखते हैं कि कब हमको किस चीज की जरूरत है। आपको भी घर पे बहुत बार बहुत मिला होगा, मतलब आप जब फालतू में जिद करते होंगे तो आपको फीलिंग ऑफ हॉटनेस मिला होगा, जब आप कोई बढ़िया काम करते होंगे तो आपको शाबाशी मिली होगी, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं। अब देखिए टेम्पोरल लोब क्या होता है, रिसीविंग सेंस ऑफ ऑडिटरी, मतलब यहां से हम सुन के जितने विजुअलाइज कर सकते हैं वो काम हम यहां से करते हैं। और ऑसिपिटल लोब से क्या करते हैं, इनपुट्स, या फिर हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्ड ऑफ विजुअल सिग्नल्स। सो अब देखिए, पहले आप इसको लिखिए फिर मैं आपको समझाता हूं एक बार। तो चलिए आई होप आपने लिख लिया होगा। तो देखिए फोर ब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रम, उसके इतने पार्ट्स है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। मैंने आपको बता दिया मेरा फोर हेड के पास जो एरिया है ब्रेन का उसको फ्रंटल लोब कहेंगे, पैराइटल लोब ये ऊपर वाला हो गया, ऑसिपिटल पीछे वाला हो गया, टेम्पोरल कान वाला हो गया। अब कान से हम क्या काम करते हैं, सुनने का, सुन के मतलब ऑडिटरी पार्ट,
तो ये कोई भी सेंसेशन होता है जिसको हम सुन के मतलब ले सकते हैं, उसको टेम्पोरल लोब संभालता है। अब हमारे टेस्ट का, टच का, टेम्परेचर ख्याल हमारे माँ बाप रखते हैं तो पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब से हम क्या सोचते हैं, हमारे आगे का दिमाग हमारा बहुत तेज होता है, वो हमारे किसी भी चीज को प्लानिंग करने में मदद करता है। जैसे पिकनिक तो आप सभी गए होंगे ना, तो वहां आपने बहुत सारी प्लानिंग किया होगा, आज जाऊंगा, ये इस पार्क में जाऊंगा, यहाँ ये खेलूंगा, ये सब हमारा काम करता है फ्रंटल लोब। और ऑसिपिटल लोब क्या करता है, जितने विजुअल सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करता है और सेंड करता है। सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, मिड ब्रेन की। हमने फोर ब्रेन को अच्छे से समझ लिया, फोर ब्रेन को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन, इट acts like a bridge which helps in transmission of information from forebrain to hindbrain। तो हमने देखा कि मिड ब्रेन का काम क्या है। मैंने क्या लिखा है, इट एक्ट लाइक अ ब्रिज। ब्रिज में आपने क्या देखते हैं, ब्रिज में लाइक समझ लीजिए मैंने ये ब्रिज बना दिया, ठीक है। ब्रिज में क्या हो रहा है, यहां से कोई आ रहा है, यहां से कोई आ रहा है, ये बंदा यहां चला गया, ये बंदा यहां चला गया, दोनों का हो गया एक्सचेंज। तो उसी तरह मैंने आपको बताया कि ये ब्रिज जैसा काम करता है मिड ब्रेन। मतलब समझ लीजिए यहां था फोर ब्रेन, एफ बी लिख देना, फोर ब्रेन। यहां क्या था, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का इंफॉर्मेशन यहां से लिया, यहां इसने भेज दिया, हिंड ब्रेन की इंफॉर्मेशन यहां से यहां ले आया। तो उसी के लिए हम इसको कहते हैं मिड ब्रेन। मतलब मिड ब्रेन बीच में होता है, तो ये क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन। तो जल्दी इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसका एक और फंक्शन है, हम लिख लेते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग एंड विजुअलाइजेशन। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है हेयरिंग और विजुअलाइजेशन के लिए भी। तो देख लीजिए इसको, फिर हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अब हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन पे पहुंचने से पहले बच्चों एक बार मार्कर में इंक डाल लेते हैं, और पहले चलिए थोड़ी बातें करते हैं। बातें में हम क्या करेंगे, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा समझते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। तो एक बात बताइए आप सभी, आप बताइए कि जो हिंड ब्रेन है वो क्या काम करता है। क्या आप में से कोई जानता है, कोई पढ़ के आया है? मतलब अंदर थोड़ी बहुत तो मतलब क्यूरियोसिटी होती होगी ना कि आज सर जो पढ़ाने वाले हैं उसको आगे मैं एक बार पढ़ के आऊं और जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दूं। क्या होती है कभी आपको ऐसी खुशी? मन तो होता ही होगा कभी कभी कि मैं भी आंसर दूं बाकियों की तरह, बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए मेरे ख्याल से मे भी बहुत सारे आप में से पढ़ के आए होंगे। तो सोचिए कि अगर हमारे हिंड ब्रेन जो है मैक्सिमम इनवॉलेंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ गए क्या, इनवॉलेंटरी एक्शंस के लिए, इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक, और इसके पार्ट्स, इनवॉलेंटरी एक्शन मैंने आपको पहले समझा रखा है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। ओके, अब सेरिब्रम के पार्ट्स क्या होते हैं, सेरिबैलम, पहले हमने पढ़ा सेरिब्रम और इसमें हमने पढ़ा सेरिबैलम, ब्रम बैलम, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन देम। सेरिब्रम अलग है, सेरिबैलम अलग है। सेरिब्रम पार्ट है किसका, फोर ब्रेन का, सेरिबैलम पार्ट है हिंड ब्रेन का। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, हिंड ब्रेन। बात हम कर रहे हैं किसकी, हिंड ब्रेन की। ओके, हिंड ब्रेन में इसके टाइप्स मैंने क्या क्या बताया,
You should write it in your copy. Cerebellum, pons, and cerebellum, pons, and medulla oblongata. Medulla oblongata. तो आपने इतना समझा कि हिंड ब्रेन, यहां लिख लेते हैं, इट इज responsible for involuntary actions. तो जैसे हमने फोर ब्रेन में पढ़ा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उनके टाइप्स, तो इसके भी हम एक एक करके टाइप्स पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए कॉपी में। तो चलिए हम लिखना चालू करते हैं। अब एक एक करके हम इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या था? सेरिबैलम। क्या है? सेरिबैलम। तो सेरिबैलम हम क्या देखें? मूवमेंट ऑफ बॉडी, posture and body balance was maintained by it। हम क्या समझ रहे हैं कि सेरिबैलम का क्या काम है? मूवमेंट ऑफ बॉडी, पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस वॉज मेंटेन बाय इट। इसका मतलब ये है, मैंने आपको पिछले हमारे लेक्चर में लास्ट में जाते जाते थैंक यू के साथ एक चीज कही थी कि एक फैक्ट है कि कोई बंदा अगर हमारे पीछे मार दे यहाँ पे, तो बंदा ऑन द स्पॉट में भी, मतलब अगर सही जगह पे मारे तो वो बंदा बेहोश हो जाता है। और ये बात सही भी है। क्यों? क्योंकि अब आप तो समझ ही गए हो कि यहाँ पे हमारा जो हिंड ब्रेन, मैंने क्या बताया हिंड ब्रेन का क्या कहाँ होता है? हमारे ब्रेन पीछे का जो एरिया होता है वो हिंड ब्रेन के साथ होता है। तो अब पीछे हमारे क्या होता है? सेरिबैलम क्या काम करता है कि हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखता है, बॉडी पोस्चर को एकदम मेंटेन रखता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बंदे होते हैं जो मतलब ज्यादा शराब पीते हैं, अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, वो अल्कोहल क्या करती है? उनके सेरिबैलम पे असर कर देती है, और जो उनका बॉडी पोस्चर होता है वो उनके बस में नहीं होता। सेरिबैलम पे असर होगा तो उनका बॉडी पोस्चर आप देखते होंगे ऐसे ऐसे लड़खड़ाते हुए, ये ऐसे चलते हैं वो। तो ठीक है, तो जो अल्कोहल है उनके सेरिबैलम पे असर करता है, और सेरिबैलम क्या करने का काम क्या होता है? बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना, पोस्चर बनाना। तो उनका वही खराब कर देता है वो। आप दूसरा देखें, दूसरा है पॉन्स। पॉन्स क्या करता है? मेंटेन द स्लीप साइकिल, ब्रीथिंग रेट, स्लीप साइकिल एंड ब्रीथिंग रेट। आपके पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है कि फंक्शंस बताइए इनके, कि काम क्या होता है इनका। सो आई होप आप लोग लिख लेंगे इसे। तो इसको जल्दी जल्दी लिखिए। तो चलिए, अब इतना आपने लिख लिया होगा। अब इसका काम क्या है? मेंटेन द स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल क्या होता है कि हमको कब सोना है, कब जागना है, कंट्रोल किसके द्वारा होता है? पॉन्स के द्वारा। हाँ, ब्रीथिंग रेट। एक एवरेज ह्यूमन का ब्रीथिंग रेट कितना है? लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ के आए हैं, जल्दी बताइए। 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ब्रीथ मतलब इनहेलेशन एक्सेलेशन को मिला के एक ब्रीथ होती है। तो पर मिनट हम 12 से 20 बार करते हैं ब्रीथ, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पॉन्स। तो चलिए इसके बाद हम जल्दी से देख लेते हैं मेडुला ऑब्लंगा क्या क्या काम होता है। मेडुला ऑब्लंगा। आई होप आपको मेरी राइटिंग क्लियर होगी, नहीं भी होगी तो कोई नहीं, आप हमारे जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे हमने हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड करता है। तो मेडुला ऑब्लंगा, मैंने क्या लिखा? मेडुला ऑब्लंगा का फंक्शन क्या है आप ये समझिए। इसका फंक्शन है, मैं लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स। स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब जानते हैं बच्चों आप, छींकना। जैसे कि आप जब छींकते होंगे कभी कभी आपके नाक, हमारे जो नोज होते हैं उसके अंदर सेंसेशन होती है, जब डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो हम उसको छींक के बाहर निकाल देते हैं, तो उसी को स्नीजिंग कहते हैं। कफिंग, कफिंग मतलब खांसना। आप अगर मेरी वीडियोस पहले देखते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे को अभी मेरी मतलब लाइफ प्रोसेस वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मेरे को एक दो लेक्चर्स में मतलब थोड़ी बहुत खांसी हो गई थी रियल में। तो वो किसकी वजह से हुई थी? मेडुला ओबलंगा। हम खांसते भी हैं तो इसी की वजह से। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओबलंगा। मेडुला ओबलंगा बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा फंक्शन कंट्रोल कर रहा है ये। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, हार्ट दिल की जो धड़कन चल रही है वो भी कंट्रोल हो रहा है किसके? मेडुला ओबलंगा की वजह से। स्नीजिंग, कफी, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग एंड रेस्पिरेशन साइकिल, मतलब जो ग्लूकोज टूटता है वो रेस्पिरेशन। बस आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि मेडुला ओबलंगा का क्या काम होता है। हम जो छींकते हैं, जैसे कि मैं करूं अच्छी, ऐसे अगर मैं करूं तो स्नीजिंग ये हो गया कफिंग। और ब्लड प्रेशर, मेरे अंदर ब्लड प्रेशर तो मैं आपको शो नहीं कर सकता, बट आप खुद ही समझ सकते हैं कि किसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, कम हो जाता है। हार्ट बीट, दिल की धड़कन, अपने दिल पे अपने लेफ्ट साइड हाथ रख के सुन सकते हैं आप अपनी हार्ट बीट। वॉमिटिंग, जब तबीयत खराब होती होगी, आप उल्टी भी बहुत बार आ चुकी होगी, बिल्कुल मुंह जो होता है लार से भर जाता है। क्यों? क्योंकि लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ चुके हैं कि हमारा मुंह लार से भर जाता है जब उल्टी आने वाली होती है, क्योंकि हमारा जो पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम का होता है और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है। सो आई होप आपको मेडुला ओबलंगा भी क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ आर नर्वस ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड। क्वेश्चन से पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं तब आप देखिएगा। हाउ नर्वस ऑर्गन प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मतलब जो हमारे नर्वस ऑर्गन में, पहले आप मेरे को ये बताइए, मैं आपको बताऊं उससे पहले आप मुझे बताइए कि नर्वस ऑर्गन क्या है। नर्वस ऑर्गन में क्या क्या आ गया? नर्वस ऑर्गन में अब क्या आ गया? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि होता क्या है। हमारा जो ब्रेन है उसके ऊपर ही कवरिंग एक है, उसको क्या कहते हैं? स्कल। स्कल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे आप ऐसे मारिए अपने सर पे, स्कल है, एक हार्ड लेयर होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्री कॉलम। वर्टिब्री कॉलम में कितनी हड्डियां होती है? इंडिविजुअल 33 हड्डियां होती है। ठीक है, लाइक आप देख ही लीजिए, आपको मैं इतने अच्छे से क्या बताऊं, उतना अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो ये देखिए, आप इसे समझ लीजिए, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं क्या? स्कल। और यहाँ एक, यहाँ ना ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड तो है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर वर्टिब्री कॉलम की एक लेयर होती है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, या फिर हम इसको बैकबोन भी कहते हैं। बैकबोन से तो आप समझ ही चुके होंगे, बैकबोन। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम लिख लेते हैं क्या? ब्रेन was protected, brain was protected by skull and there are several layers, there are several layers present between cranial bones, cranial bones। अब पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेनियल बोन्स आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन चलिए पहले मैं लिख लेता हूं। देयर आर सेवरल लेयर्स, कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है बिटवीन क्रेनियल बोन्स, मैं नोन एज, हम ऐसे लिख लें,
क्रेनियल। अब इन लेयर्स को क्या कहते हैं? मेनिंजेस, विच नोन एज मेनिंजेस, मेनिंजेस। और मैं आपको पहले बता दूं, और उन मेनिंजेस के पहले नाम बता दूं क्या आपको? ठीक है, तो उनका नाम है ड्यूरा मैटर, एर्कनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। अब पहले मैं यहां लिखवा दे रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड, आर्केनॉइड, आर्केनॉइड मैटर। और यहां मैं लिख दूं क्या? पिया मैटर। ये मेनिंजेस होते हैं। यहां एक चीज लिखूं मैं, आवर स्कल। अब आपको पहले क्रेनियल बोन्स बता दूं, आवर स्कल इज मेड अप ऑफ cranial bones, cranial bones and facial bones, facial bones। तो चलिए यहां पहले आपको एक बार समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूं। क्या ये स्केलेटन आपको सही लग रहा है? लेकिन चलिए बस आपको समझाने के लिए तो मैं बता दूं, समझ लीजिए ये स्केलेटन है। ठीक है, क्या है? स्केलेटन है, ढांचा है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए ये जो फेशियल बोन्स कौन सी हैं। देखिए अब मैं पूरा स्कल मेरे यहां से लेके पूरा चेहरे तक यहां तक है। ठीक है, तो ये देखिए मेरे जो मुंह की हड्डियां हैं यहाँ पे, मेरी जो हड्डियां हैं यहाँ पे पूरे स्कल पे, तो ये क्या है? ये फेशियल बोन्स कहते हैं। अब क्रेनियल बोन्स क्या? जो इसने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रखा है, मतलब यहां से ऊपर वाले को हम कहेंगे क्या? क्रेनियल बोन्स। और ये आगे की साइड मुंह के मतलब चीक्स के पास जो बोन है, यहाँ इसके पास जो बोन है, इसको हम कहते हैं फेशियल बोन्स। तो आई होप आपने पहले बात समझ लिया होगा। पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए कॉपी में। तो चलिए आई होप आपने कर लिया होगा इतना। तो अब पहले मैं आपको ये समझा दूं, मैंने क्या बोला? ब्रेन वॉज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ये रहा स्कल। देयर आर सेवरल लेयर्स प्रेजेंट बिटवीन क्रेनियल बोन्स। देखिए समझ लीजिए क्रेनियल बोन्स है, ये मैंने बताया स्कल की, ये ऊपर की समझ लीजिए ये इसका है क्रेनियल बोन्स, और ये रहा दिमाग। ठीक है, ये रहा दिमाग। तो ये जो हमारा स्कल है, इसके बीच में कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है, 1 2 3। ये लेयर्स क्या करते हैं? मतलब हमारे ब्रेन को ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेयर्स भी भगवान ने दिए हैं। ठीक है, लेयर्स थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ऊपर स्कल हार्ड होता है और ये लेयर्स फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी। तो देयर आर सेवरल लेयर्स प्रेजेंट बिटवीन क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स के बीच में, मतलब यहाँ पे भी एक क्रेनियल बोन और यहाँ पे भी ये दोनों है क्रेनियल बोन। सी भी लिख दे रहा हूं, क्रेनियल बोन। इसके बीच में मेनिंजेस है, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर, प्रिया मैटर। ठीक है, और आवर स्कल इज मेड ऑफ क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो ये है, ये मेनिंजेस है, इनके बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट। और इन फ्लूइड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जल्दी बताइए? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो चलिए इतना हमने मिटाया। अभी इसी के साथ हमें और लिखना है। मैं नीचे इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि पता नहीं आपको कैमरे में विजिबल हो कि ना हो। अब देखिए बिटवीन, ऐसे लिख लेते हैं, बिटवीन मेनिंजेस, बिटवीन मेनिंजेस, मेनिंजेस द फ्लूइड प्रेजेंट known as cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid, या फिर हम उसे लिखें CSF। ऐसे ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं कि आपको समझ जाए, CSF। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। और एक चीज और पॉइंट लिख लिया, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अभी तक हम ब्रेन की थोड़ी बात कर रहे थे, थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड भी लिख ले। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड
बाय स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड होता है? मैंने आपको बता दिया है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम which consist of 33 individual bones known as vertebrae और it also consist CSF. आई होप दिस इज क्लियर। हमने क्या पढ़ा कि नर्वस ऑर्गन प्रोटेक्टेड कैसे रहते हैं, नर्वस ऑर्गन कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं। पहले ब्रेन की बात की जाए, ब्रेन जो है एक बोनी बॉक्स, मतलब स्कल का ही एक पार्ट होता है, बोनी बॉक्स मतलब हड्डियों का एक डब्बा रहता है, समझ लीजिए। उसके अंदर ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड रहता है, प्रोटेक्टेड। और ये बनता है कैसे? स्कल, फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स से। क्रेनियल बोन्स के बीच में और क्या होता है? मेनिंजिस होती है। मेनिंजिस और मदद करती है ब्रेन को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने में। जैसे कि यहाँ पे अगर समझ लीजिए मेरे को किसी ने मारा तो डायरेक्ट मेरे ब्रेन तक असर नहीं पहुंचेगा, पहले स्कल टूटेगा, फिर स्कल के बाद मेनिंजिस पे असर पड़ेगा, और मेनिंजिस पे जो असर पड़ेगा उसको पहले फ्लूइड उसको और उसकी मतलब जो असर होगा, वाइब्रेशन होगा, उसको कम कर देगा। ठीक है, तो वाटर ने काम किया, मैंने लिख दिया। तो इससे जो CSF अभी से करती क्या है, और हम यहां लिख सकते हैं CSF cerebrospinal fluid protects our brain as cushion spring और हम क्या लिख सकते हैं? कुशन स्प्रिंग और बलून लाइक सब्सटेंस। CSF जो है हमारे दिमाग को बचाती है, क्योंकि ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है कुशन स्प्रिंग और बलून्स लाइक होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और आप अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया और आपने ऐसे लिख दिया तो कोई आपको नंबर देने से नहीं रोक पाएगा खुद को, क्योंकि आपने पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखा है। तो चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए आपने इतना कर लिया, तो चलिए अब हम पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है खत्म हो चुका है। हमने क्या पढ़ा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के हमने और टाइप्स पढ़े कि सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। जो सेरिब्रम है उसके पार्ट्स है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। उसके बाद मिड ब्रेन देखा। मिड ब्रेन का काम क्या होता कि मैसेज ट्रांसमिशन करना सिग्नल्स का फ्रॉम फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन, और वो हेयरिंग में मदद करता है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि हैंड ब्रेन के पार्ट्स क्या है? सेरिबैलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगा। सेरिबैलम का काम क्या है? पोस्चर मेंटेन करना। पोन्स का क्या काम है? ब्रीथिंग रेट और स्लीप साइकिल मेंटेन करना। मेडुला ऑब्लांगा क्या है? वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग और भी बहुत कुछ, बीपी। अब हम पढ़ेंगे क्या? एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। अभी मैंने आपको शुरुआती में हमारे लिए लेक्चर के क्या पढ़ाया था कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितने डिवाइड है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या था? एसोसिएटेड था न्यूरॉन्स के साथ, मतलब न्यूरॉन का हिस्सा खत्म हो चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि एसोसिएटेड विद था हार्मोन से। तो यहां लिख लेते हैं एसोसिएटेड विथ हार्मोन्स, एसोसिएटेड विथ हार्मोन्स। अब एक बात बताइए कि हार्मोन्स है क्या? हम कह सकते हैं द केमिकल सब्सटेंसेस विच एक्ट्स लाइक मैसेंजर इज नोन एज हार्मोन। क्या आपको क्लियर है कैमरे में? एक बार मैं देख ले रहा हूं कि आपको कैमरे में ये सब विजिबल है कि नहीं। तो आई होप मैं आपको क्लियर है। तो हम कह सकते हैं हार्मोन्स आर मैसेंजर लाइक केमिकल सब्सटेंसेस विच ट्रेवल्स करते हैं वो सिग्नल्स को कुछ। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं हार्मोन्स होते क्या है। हार्मोन्स, हार्मोन्स तो हम लिखें हार्मोन्स आर मैसेंजर
मैसेंजर, एक मिनट, मैसेंजर केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन क्या है? मैसेंजर केमिकल हार्मोन्स एक्ट, हार्मोन्स एक्ट्स, हार्मोन्स एक्ट एज, हार्मोन एक्ट एज मैसेंजर केमिकल सब्सटेंसेस, मैसेंजर केमिकल मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस। एक मिनट, मॉलिक्यूल पहले आप मेरे को लिख लेने दीजिए, फिर आप लिखिएगा, मतलब जल्दीबाजी में अपने नोट्स खराब मत कीजिए। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक्ट एज अ मैसेंजर केमिकल मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी। हमने देख लिया हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स कुछ ऐसे मैसेंजर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो कि कुछ ऑर्डर देते हैं, जैसे कि हमारे, जैसे कि बहुत सारे अभी पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, ये सब पढ़ेंगे। पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए, फिर हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी हाइपोथैलेमस के बारे में, या फिर आपको मैं एक और इसकी बढ़िया सी डेफिनेशन लिखवाऊं हार्मोन्स की, कि हार्मोन्स आर केमिकल, हार्मोन्स आर केमिकल substances, hormones are chemical substances which act as a messenger molecules in our body। आई होप ये वाली डेफिनेशन पिछली वाली से बेहतर है, तो आप इसको ही अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। वो भी गलत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है उससे। तो हमने क्या देखा, हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मैसेंजर के रूप में हमारी बॉडी में सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ओके, मैंने आपको एक बताया था, मैंने लिखा था तो हाइपोथैलेमस जो है मास्टर ग्लैंड है। अब पहली बात मैं आपको ये लिखवा देता हूं कि क्यों हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस consists pituitary gland, pituitary gland। आपने इतना समझ लिया कि क्या है हाइपोथैलेमस कंसिस्ट क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको जाना जाता है किसके? मास्टर ग्लैंड के नाम से, विच इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। मैंने आपको क्या बोलता है? हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, मतलब मालिक का भी मालिक है। वैसे हम समझ सकते हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और मास्टर ग्लैंड को जो कंट्रोल कर रहा है वो है हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस secretes chemicals to give order pituitary gland for secretion of hormones, for secretion of hormones। ये देखिए मैंने क्या लिखवाया आपको, हाइपोथैलेमस को हम मास्टर और मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने पास रखता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिचुएटेड होता है हाइपोथैलेमस में, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। क्यों? क्योंकि इससे ड्वार्फिज्म की कंडीशन और किसकी कंडीशन? जायंटिज्म की कंडीशन इसी से होती है। तो अब बताइए, अब मैं देखिए शेर को जो काबू कर रहा है वो तो सवा शेर होगा ना, वैसे जो मास्टर को ऑर्डर दे रहा है वो भी तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होगा। तो उसी तरह हाइपोथैलेमस क्या करता है? सेक्रेट करता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को, ऑर्डर देने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड हो कि अब हमारी बॉडी को नीड है, अब तुम ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज सिर्फ आपको एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोन से एसोसिएटेड है उसका आपको वो इंट्रोडक्शन दिया, और मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स क्या है और हाइपोथैलेमस का मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो आई होप आपको लिखना होगा तो मैं अभी साइड हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, और मैं अब इसे मिटाने जा रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही।
अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस लेक्चर। जिसको अगर मेरे नोट्स साथ साथ नहीं बनाना और वो जैसे कहीं और है खाली समझने के लिए देख रहा है, हमारा टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब पे, उसका लिंक दिया हुआ है, तो जल्दी जाके वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़िए और नोट्स का भी बेनिफिट उठाइए, क्योंकि हैंड रिटन नोट से आप अगर लिखना नहीं भी चाहते और आप अपने मतलब वो एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, तो आप खाली उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। So thank you so much for watching my this lecture, and bye bye. I hope you will understand this lecture very carefully, and bye bye.